हेलो मनी नाइन। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और हेलो मनी नाइन में पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर हम बात करते हैं और हमारी कोशिश है कि हम आपकी एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद कर सकें। वैसे जब आप निवेश शुरू करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि आपको सबसे पहला सवाल अपने आप से क्या पूछना चाहिए कि आप ये निवेश क्यों कर रहे हैं, आप इस निवेश से क्या हासिल करना चाहते हैं। आपके हर निवेश का एक गोल यानी एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए, जिसे पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में कहते हैं ना, गोल सेटिंग इन्वेस्टिंग। और अगर आप सही फाइनेंशियल गोल के साथ निवेश करते हैं तो आप अपने पैसों से अपने कई सपने पूरे कर पाएंगे। फाइनेंशियल गोल बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। इसके लिए आपको केवल मन बनाने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि फाइनेंशियल गोल्स कैसे सेट करें। तो हम चाहते हैं कि आपको वित्तीय मोर्चे पर हमेशा सफलता मिले और इसके लिए सबसे बेसिक ज़रूरत है फाइनेंशियल गोल्स कैसे सेट करें, क्यों है ज़रूरी। इन सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अमित कुकरेजा। थैंक यू सो मच अमित, आज आपने वक्त निकाला मनी नाइन के लिए। मैं आपसे सबसे पहला सवाल तो यही पूछना चाहूँगी कि फाइनेंशियल गोल बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट होता है और आप इसे कैसे समझाते हैं एक नए इन्वेस्टर को। देखिए, आप जब गाड़ी में बैठते हैं, बड़ा क्लीशेड एग्जांपल दूंगा, जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आप कहीं पहुंचने के लिए बैठते हैं। आपको या तो मार्केट जाना होता है, या किसी दूसरे सिटी में जाना होता है, या किसी बच्चे को ड्रॉप करना होता है, या पिक करना होता है, या आपको ऑफिस जाना होता है। तो जब आप गाड़ी में सवार होते हैं तो किसी गोल की तरफ जाते हैं। अगर वो गोल नहीं हो तो शायद आप गाड़ी नहीं चलाएं। इसीलिए हम उसको, जिसको हम डेस्टिनेशन कहते हैं ट्रैवल लैंग्वेज में, हम फाइनेंशियल प्लानिंग में गोल बोलते हैं। तो हम इस पैसे को क्यों बचा रहे हैं, इस पैसे को क्यों खर्च कर रहे हैं, इस पैसे से हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो बच्चों के लिए है, क्या वो मेरे खुद के लिए है, क्या वो मेरे घर को अपग्रेड करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, मेरे रिटायरमेंट के लिए। इसी को हम गोल बेस्ड प्लानिंग कहते हैं। और हमेशा आपने देखा होगा लाइफ में, अब जब आप किसी डेस्टिनेशन को या टारगेट को नजर रखते हुए जब आप किसी प्लान को बनाते हैं तो उस प्लान को साकार करने की संभवता, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जितना हो सके, क्रिएट एन एंड इन योर माइंड बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग विद योर लाइफ और मनी। तो कैसे तैयारी शुरू की जाए? पहला स्टेप अगर किसी को फाइनेंशियल गोल सेट करना है, क्योंकि हम बताते रहते हैं आप यहाँ निवेश कीजिए, वहाँ निवेश कीजिए। निवेश तो कर लिया, लेकिन मुझे लगता है निवेश से पहले है आपका गोल क्या है। तो आपको क्या लगता है पहला स्टेप कैसे समझे? क्योंकि हो सकता है अगर कोई एकदम नया निवेशक हो तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा होगा, उसको अभी पता ही नहीं होगा उसके गोल क्या हो सकते हैं। उसे घर खरीदना है या उसे विदेश में हो सकता है वो नौकरी करने चला जाए, बच्चों के बारे में अभी डिसीजन नहीं लिया क्योंकि शादी अभी हुई नहीं है। तो ऐसे में वो गोल्स कैसे सेट करे? एक नया इन्वेस्टर है, एक यंग इन्वेस्टर है, पहली नौकरी कर रहा है। देखिए, ये तो बहुत सिंपल है प्रियंका। आज की डेट में हर इंसान को कुछ ना कुछ खरीदना है, कुछ ना कुछ बनाना है, और इन चीज़ों को करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप किसी भी बच्चे से पूछें, किसी भी एडल्ट से पूछें, किसी भी करियर बिगनर से पूछें कि वो क्या उसकी डिज़ायर है जो अगले 1 महीने में, 2 महीने में वो पूरा करना चाहेगा। तो या तो वो सेल फोन बोलेगा, कोई अच्छा आईफोन बोलेगा, या कोई गाड़ी बोलेगा, या कोई ट्रैवल बोलेगा, या कोई ऐसी चीज खरीदने के लिए बोलेगा जो उसको सेटिस्फाई करे, जैसे एक अच्छा लैपटॉप हो गया। तो इन सब चीजों को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए तो आपको पैसा चाहिए। तो आप लिखें कि मुझे अगले 2 महीने में क्या खरीदना है, अगले 6 महीने में क्या खरीदना है, अगले 1 साल में क्या खरीदना है। और वहां से अपनी डिजायर्स को लिखते हुए देखें कि प्रैक्टिकली मैं क्या कर सकता हूँ, कितना कमाता हूँ, कितना खर्च करता हूँ, कितना सेव करता हूँ, और उस सेविंग से मैं क्या ये गोल को अचीव कर सकता हूँ। तो छोटी छोटी, हम इसको बोलते हैं हेडोनिक वर्सेस यूडेमोनिक। सो हेडोनिक जो आपको एक अच्छी फीलिंग देती है, एक वेलबींग का सेंस देती है, उसमें मटीरियलिस्टिक चीजें आती हैं। यूडेमोनिक में जो आपकी लाइफ में मीनिंग क्रिएट करती हैं, ये बड़े फेमस और कॉमन से साइकोलॉजी टर्म्स है। यूडेमोनिक में जिसमें परिवर्तन थोड़ा लंबा होता है, जो आपको सेटिस्फैक्शन
और फुलफिलमेंट का सेंस देता है, मटीरियलिस्टिक जॉय शायद नहीं देता, क्योंकि हम सबको पता है मटीरियलिस्टिक जॉय एक टेम्पररी फिनोमेना है। वो आप कुछ भी हासिल करेंगे 3 महीने के बाद वापस वो आ जाएगा। तो आप अपनी हेडोनिक या छोटी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स की लिस्ट बनाएं और देखें कि उन तक पहुंचने के लिए आपको कितने पैसे सेव करने हैं। इनकम और एक्सपेंसेस के ऊपर ट्रैक रखें और सेविंग्स पे नजर रखें और उन गोल्स को धीरे धीरे अचीव करने का कोशिश करें। तो इससे आप एक बेसिक अलाइनमेंट हासिल कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ में। तो अगर किसी व्यक्ति के एक से ज़्यादा गोल हैं, क्योंकि आपने कहा वो वाले गोल्स भी जो आपको खुशी देते हैं, जो मटेरियलिस्टिक गोल हैं, वो भी आपको उसकी भी लिस्ट बनानी चाहिए। तो पहले किस तरह के गोल को हासिल करने से शुरुआत करनी चाहिए? पहले वो गोल जो मुझे खुश करते हैं, एक महंगा आईफोन, एक महंगा पर्स, या फिर मुझे वो गोल जिनके लिए मैं एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने प्रियंका, आई मस्ट थैंक यू फॉर दिस। हम लोग, हमारे यहाँ ना बड़ी एक डाइकोटमी है कि मटेरियलिस्टिक गोल्स को अचीव करें या नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स को अचीव करें, लाइफ में क्या पहले करें। और मेरा रिकमेंडेशन लोगों को ये रहता है कि वो चीज़ करें जो आपको एक इंडिपेंडेंस के सेंस को स्ट्रॉन्ग बनाए, कि आप एक इंडिपेंडेंट हैं, आपको दूसरों के विचार, दूसरों के ओपिनियन मैटर नहीं करते। अगर आपको एक आईफोन खरीदना है तो आप प्लीज आईफोन खरीदिए, लेकिन अपनी काबिलियत पे, अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखते हुए। तो जितना आप इंडिपेंडेंटली अपने डिसीशंस को लेके अपने गोल्स को साकार करेंगे, उतना आपका अपने लाइफ में कंट्रोल बढ़ेगा, आपकी सेंस ऑफ अचीवमेंट स्ट्रांग होगी और आप इन चीज़ों को बार बार लेवल बढ़ा बढ़ा के अचीव करने का कोशिश करेंगे। एंड नथिंग बीट्स दैट एम्पावरमेंट, दैट फीलिंग ऑफ कि मैं किसी पे निर्भर नहीं हूं, मैं सब कुछ अपने आप कर सकता हूं। तो अपनी इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर आपको मटेरियलिस्टिक गोल्स फुलफिल करने हैं तो प्लीज कीजिए। अगर आपको नॉन मटेरियलिस्टिक गोल फुलफिल करने हैं तो वो कीजिए जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन और आपको लगे कि मेरी लाइफ मेरी मुट्ठी में है, मेरी ग्रिप में है, मैं जैसे चाहूं वैसे चला सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस तो वाली मन फीलिंग नहीं मारना है। आपने ये भी कह दिया कि मन मार के कुछ मत कीजिए, लेकिन हाँ, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाइए। इसका ख्याल जो है, मैं अमित से ये मैसेज ले रही हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है आपके लिए कोई और बात उनको ज़्यादा आपको अच्छी लग रही हो, लेकिन अमित ये बताइए कि हमने मटेरियलिस्टिक बातें कर ली कि एक आईफोन अगर आपको चाहिए, एक लैपटॉप आपको चाहिए, एक बैग चाहिए, एक कार चाहिए, लेकिन हम भारतीयों में सबसे ज़्यादा जो दो गोल्स होते हैं वो होते हैं जब आप मिड 30s में हैं, अर्ली 40s में, बच्चों की पढ़ाई, हायर एजुकेशन के लिए बचाना और अपने रिटायरमेंट के लिए बचाना। ये दो गोल्स जो हैं, जो सब लोग आइडेंटिफाई करते हैं इससे, जिनकी शादी हो गई और जिनके बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? वो किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करें? अपने बच्चों के गोल्स को अपने रिटायरमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आज का वर्ल्ड, जिसको वूका वर्ल्ड बोलते हैं ना, वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, इस वूका वर्ल्ड में आपका जॉब कभी भी जा सकता है। तो ऐसी प्लानिंग ना करें जिससे सब कुछ आप बच्चों के गोल्स के लिए ईयरमार्क कर दें और अपने टेम्पररी जॉब लॉस सिचुएशन के लिए कुछ ना रखें। इतना सैक्रिफाइस ना करें। वर्ल्ड बदल चुका है, हमारे थॉट प्रोसेसेस भी बदल चुके हैं। एक बैलेंस बना के रखिए कि अगर मैं 100 रुपये कमाता हूं तो मैं 50 रुपये इन गोल्स के लिए सेव करके इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल गोल्स हैं, और बाकी के 50 रुपये मैं रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये भी मुझे इंडिपेंडेंस बना के रखेगा। क्या फायदा आप सब कुछ बच्चों के लिए लगा के बाद में बच्चों पे निर्भर हो जाएं कि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, सब कुछ हमने आपकी एजुकेशन में लगा दिया, अब आप हमको फीड करो और हम आप पे डिपेंडेंट बन के रहें। मेरा एक सिंपल फिलॉसफी है, पूरी लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ अपना इंडिपेंडेंस बना के रखें और अपने इंडिपेंडेंस को उतना ही महत्व दें जितना आप दूसरों की सेवा के लिए महत्व, खुद की भी सेवा करें और दूसरों की सेवा करें। बच्चे आपका एक अभिन्न हिस्सा हैं, उनका तो ख्याल रखना ही है, वो तो हमारा बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। लेकिन अपने इंडिपेंडेंस को मेंटेन करते हुए हम जो उनको एक सीख दे रहे हैं कि आगे जाके बेटा आप लोग जब बड़े हो गए अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रखना, वो उनको ज्यादा फुलफिलिंग और सेटिस्फाइंग रहेगा। ओके, जब कोई थोड़ा गोल के एब्स्ट्रैक्ट साथ आंसर दिया।
हाँ, नहीं नहीं एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं है, मैं समझ गई। आपने इन दोनों गोल्स के बारे में बोला कि इक्वली इसको इम्पोर्टेंस देनी है अपने पूरे प्लानिंग में। ये नहीं कि आप केवल बच्चों की प्लानिंग के लिए करते जाएं, रिटायरमेंट को भी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। पर आप कैसा निवेश करने के लिए कहते हैं इन गोल्स के लिए? ये गोल्स जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, और रिटायरमेंट तो बहुत बेहद ज़रूरी गोल है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे ये आ गया यूडेमोनिक गोल। मैंने शुरू में हेडोनिक गोल्स की बात की थी, जो हमको एक टेम्पररी सेंस ऑफ जॉय, फीलिंग, फुलफिलमेंट देते हैं। यूडेमोनिक गोल्स क्या होते हैं? जिसमें हमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है, जिसके लिए हमें हाई ईक्यू चाहिए होता है, जिसमें हमें कन्विक्शन चाहिए होता है कि जो हम कर रहे हैं उससे हम 12 साल बाद, 15 साल बाद अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो यूडेमोनिक गोल्स में आपको न्यूरोलॉजिकल साइंस में बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। आप ब्रेन के फ्रंट पोर्शन से सोच समझ के बैलेंस्ड व्यू से डिसीजन लेते हैं और उस प्लान को परस्यू करते हैं। रिजल्ट्स टेम्पररीली खराब भी हो सकते हैं, लेकिन आपका फेथ, आपका कन्विक्शन उस प्लान को आपसे बांध के रखता है। तो ये जो रिटायरमेंट गोल है या बच्चों के एजुकेशन का गोल है, जो 10 से 12 साल के बाद है, इनमें कंपाउंडिंग गेन का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो हमेशा हाई रिटर्न्स, लो रिस्क, इकोनॉमी बेस्ड कैपिटल मार्केट्स, कंपाउंडिंग पावर जनरेट करने वाले इन्वेस्टमेंट्स में, इन गोल्स में पैसा लगाएं। म्यूचुअल फंड्स चूज करें या गवर्नमेंट स्कीम्स चूज करें जहां पे टैक्स एफिशिएंसी ज्यादा है, और लॉन्ग टर्म विजन को बिल्कुल इंटैक्ट रखते हुए इनको रेगुलरली रिव्यू करें, और इन इन्वेस्टमेंट्स को जैसे जैसे आपकी सेविंग्स बढ़े वैसे वैसे बढ़ाते जाएं, और गोल पे अपना नजर बिल्कुल बना के रखें। ओके, अर्जुन की तरह आपकी नज़र गोल पर रहनी चाहिए। लेकिन दो बातें हो सकती हैं अमित, जब हम एक लॉन्ग टर्म प्लान की बात करते हैं, कि या तो मतलब दो में एकदम विपरीत सिचुएशन, या कि आपको लग रहा है कि आप उस गोल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, या फिर आपका प्लान जो इट्स नॉट टेकिंग यू टुवर्ड्स द राइट अमाउंट दैट यू वर थिंकिंग, तो आप डिसहार्टन होकर उसे छोड़ सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि अगर पॉजिटिव बात, अगर आपने पहले ही उसे अचीव कर लिया, आपने शायद सोचा था कि आप ये 12 साल में अचीव करेंगे, 8 साल में अचीव कर लिया, इन दोनों स्थितियों में आप क्या कहते हैं? वो पैसा जो आप संजो रहे हैं, अगर वो पहले बन गया तब क्या करें, और आपको बीच में लग रहा है कि वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं और आपका मन कर रहा है कि इस रास्ते को छोड़ दें, तब आपकी क्या सलाह होती है? बिल्कुल सही। बहुत दोनों पर्सपेक्टिव जरूरी हैं, और आप मान के चलें कि बहुत कम चांस है कि जैसा आपने सोचा वैसे ही अचीव होगा। मान लीजिए, आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए कि वेरिएशन आएगा, सिनेरियो जो मैंने विजुलाइज किया और एंटिसिपेट किया या एक्सपेक्ट किया वैसे अनफोल्ड नहीं हुआ, तो होगा। गोल जल्दी भी पहुंच जाएगा, हो सकता है गोल तक आप पहुंचे ही नहीं। बहुत सिंपल है, अपना बेस्ट कीजिए। आप अपने बेस्ट से जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जो भी रिव्यूज कर सकते हैं, कीजिए। अगर आप अपने गोल पे समय से पहले पहुंच गए तो उस पैसे, उस मनी बॉक्स में से रिस्क एलिमेंट हटा दीजिए और प्रोटेक्शन एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। क्योंकि अब ये पैसा, मेरा गोल 2 साल दूर था पर पैसा आज अचीव हो गया, तो अब मैं इस पैसे से रिस्क नहीं लूंगा, इसको इक्विटी से लेके फिक्स्ड इनकम में रख देता हूँ, इसको प्रोटेक्ट करता हूँ। 2 साल बाद मुझे इसको जरूर यूज करना है ताकि मेरा गोल कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, तो वो आपको बहुत फुलफिलिंग लगेगा। और ये फिक्स्ड इनकम के कौन से निवेश हो सकते हैं? देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में हैं तो आप इक्विटी से फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स या डेट म्यूचुअल फंड्स में आ जाइए, और अगर आपको वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स में आ जाइए, टर्म डिपॉजिट्स में आ जाइए। बहुत सिंपल है, बट प्रोटेक्शन, आपका ओरिएंटेशन प्रोटेक्शन हो जाना चाहिए क्योंकि गोल नजदीक है। ओके, सो सबसे ज़रूरी बात, जब आप गोल सेट करते हैं आपको अपने रिस्क देखने, यानी आप उस पैसे को कितने समय तक निवेश करने में सेफ महसूस करते हैं, उस हिसाब से आपका प्लान तय होगा। अमित, लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ आवर व्यूअर क्वेश्चंस। ज्योति सिंह का सवाल लेकर आती हूँ मैं। ज्योति की उम्र है 24 साल और बता रही कि इन्होंने अभी अभी एक नौकरी शुरू की है और अगले 3 साल में ये कार खरीदने के लिए 8 लाख रुपए जमा करना चाहती हैं। और ज्योति जानना चाहती हैं आपसे कि उन्हें क्या करना चाहिए। 8 लाख रुपए का एक टारगेट उन्होंने अपने लिए सेट किया है 3 साल में। ज्योति, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो मैं ये कॉल आउट करना चाहता हूँ कि आप 24 इयर्स की एज में आपने एक गोल अचीव कर लिया है और आप उस गोल को हासिल करना चाहते हैं, तो आप सिंपल से किसी वेबसाइट पे जाके 8 लाख की अमाउंट को अचीव करने के लिए
कितना मंथली इन्वेस्टमेंट करना है वो कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन आप रिटर्न 6 से 7% रखिएगा। इक्विटी मार्केट का रिटर्न 11-12% वाला मत रखिएगा, क्योंकि 3 साल में हो सकता है मार्केट में करेक्शन आ जाए। तो 6 to 7% पर ईयर की ग्रोथ के हिसाब से आप अपना मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेट कर दीजिए। आजकल तो बैंक डिपॉजिट्स भी आपको 6-7% दे रहे हैं, तो आप रिकरिंग डिपॉजिट वो अमाउंट कैलकुलेट करके कर सकते हैं। और इस बीच में अगर आपको लगे कि मैं शायद वो अमाउंट अचीव नहीं कर पाऊंगी, तो आप कोई बात नहीं, जितना मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं वो रख के बाकी आप कार लोन लेके ईएमआई के साथ अपने गोल को फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। ये गोल अच्छा गोल है, आपकी इंडिपेंडेंस बढ़ाएगा, क्योंकि आप मोबिलिटी के लिए भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, फाइनेंशियली भी आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो इट्स अ गुड गोल टू हैव एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर गोल। राइट, चलिए अब नरेश चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेश जी नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 में। क्या जानना चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? नमस्कार प्रियंका जी। नमस्ते मैम, मेरा सवाल ये था कि मुझे ना मेरा एक बिजनेस है पूरा, तो हर महीने 30,000 रुपए बचा लेता हूँ। 10 साल बाद बिटिया को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, इसके लिए 20 लाख जोड़ने हैं मुझे कहाँ और कितना निवेश करना चाहिए ताकि मैं अपना ये वित्तीय लक्ष्य जो है इसे हासिल करूं? ठीक है, थैंक यू नरेश जी। बहुत अच्छे से आपने हमें बताया कि कितना आप बचा रहे हैं, आपका गोल क्या है, गोल क्लियर है, कितना निवेश कर सकते हैं क्लियर है, कितना टाइम है, 10 साल का टाइम है। तो अमित, इनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? जो मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस है वो ये है कि प्रियंका 20 लाख में कोई बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम विदेश में आज की डेट में नहीं हो सकता। तो आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट नरेश, जो रीसेंट हमने कॉस्ट देखे हैं। लेकिन अगर इन्होंने ऑलरेडी अच्छे से होमवर्क एंड रिसर्च किया हुआ है कि आज की डेट में इनको 20 लाख ही चाहिए उस गोल के लिए, तो सबसे पहले नरेश को बोलूँगा कि आज की डेट का 20 लाख इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 20 लाख नहीं होगा, वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो 2 फैक्टर्स आएंगे। पहला, इन्फ्लेशन ऑफ दैट कोर्स या दैट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सेकंड, जो रुपी और उस कंट्री की करेंसी का रिलेशनशिप है वो कितना स्टेबल है, कितना डिक्लाइनिंग है, कितना इम्प्रूविंग है, उसका आप पास्ट 10 साल का ट्रेंड ले लें। उसके बाद उस इन्फ्लेशन कॉस्ट प्लस रुपी डॉलर या रुपी दैट करेंसी डिप्रिसिएशन को ऐड करके आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें। वो जो भी वैल्यू हो उसको आप मंथली एसआईपी में कन्वर्ट करें, और फिर आप 10 साल का होराइजन एक अच्छा होराइजन है। इंडियन इकोनॉमी एक ग्रोइंग एंड थ्राइविंग इकोनॉमी है। आज हम नंबर 5 या नंबर 4 पे हैं, शायद 2-3 साल में नंबर 3 भी हो जाएंगे। आई एम वेरी पॉजिटिव। तो हमारी ग्रोथ जो है आराम से 10-12% का लार्ज कैप और मल्टी कैप फंड में हमें मिल सकता है। तो एक अच्छे से म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप और मल्टी कैप का एक फंड बनाएं और उसमें रेगुलरली इन्वेस्ट करें। मुझे लगता है आपको कॉस्ट को रिव्यू करना पड़ेगा इन्फ्लेशन और फॉरेन करेंसी डिप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर आप देखें कि आप प्रैक्टिकली क्या 30,000 पर मंथ से आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो हताश ना हो, एजुकेशन लोन एक ऑप्शन है जो आप बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट, लेकिन अमित जी ने जो बहुत ज़रूरी बात कही है नरेश जी, कि वो जो आप 20 लाख का अमाउंट सोच रहे हैं कि ये सफिशिएंट होगा, आपने इन्फ्लेशन को कंसिडर किया या नहीं? जहां वो विदेश में आप पढ़ाना चाहते हैं, जो कोर्स में भेजना चाहते हैं, उसकी कॉस्टिंग आपने देखी कि नहीं? और उसकी कॉस्टिंग आज जो है क्या वो 10 साल बाद रहेगी? क्योंकि एजुकेशन इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते हैं वो जूझते हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा। लेकिन हाँ, एजुकेशन लोन भी है जो आपकी मदद करेगा। आप जो बचा रहे हैं उसको निवेश कीजिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्योंकि 10 साल का नज़रिया है, आपके लिए सही चॉइस हो सकती है। नंदिता मिश्रा का सवाल लेते हैं। नंदिता हमसे पूछ रही हैं कि मैंने आईटी कंपनी में अभी जॉब शुरू की है, 5 साल बाद घर खरीदना चाहती हूँ, इसके डाउन पेमेंट के लिए 10 लाख रुपए मुझे जोड़ने हैं, मुझे कहाँ और कितना निवेश करना चाहिए? तो 10 लाख जो है एक टारगेट तक नंदिता पहुँचना चाहती हैं, 5 साल का समय है। अमित, क्या आप सलाह देंगे? घर के डाउन पेमेंट का ये गोल अच्छा गोल है, मुझे लगता है इन्होंने सेट किया है, कैसे ये आगे बढ़ें इसमें? मैं नंदिता को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। उन्होंने आईटी में अपना करियर शुरू किया है और उनकी एज भी ज़्यादा नहीं है। तो नंदिता को मैं ये बोलूँगा कि आप अपनी मोबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान रखें। देखिए, घर खरीदना मतलब कि खुद को एक जगह से बांधने के बराबर है। आप अभी बहुत यंग हैं, आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहें, हर साल अपने फ्लैट बदलें, जिस टाइप का फ्लैट आपको अच्छा लगे आप उसमें रहें।
और अपने आप को जितना मोबाइल रख सकेंगे ना, आप बैंगलोर जा पाएंगे एक अच्छे करियर के लिए, आप यूरोप जा पाएंगे, आप एशिया पैसिफिक जा पाएंगे, आप यूएस जा पाएंगे, कनाडा जा पाएंगे। घर खरीद लेंगे तो इस बात की चिंता कि अरे उस घर में किस तरह का टेनेंट है, उसके मेंटेनेंस कैसी है, वो आपको बॉदर करेगी और आपके करियर फोकस पे डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो नंदिता, अभी आप अपने करियर पे ध्यान दें, अपनी मोबिलिटी को इम्पोर्टेंस दें, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्पोर्टेंस दें लाइफ में, कि आप कभी भी कहीं भी कितनी जल्दी पहुंच सकें। तो अपने आप को बांधे ना। घर तो आप कहीं भी बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं। फिर भी अगर आप बहुत क्लियर है कि नहीं आपको घर बनाना है, तो बहुत सिंपल है। 10 लाख को आप SIP कैलकुलेशंस में 6% या 7% के रेट के हिसाब से, अगर आपका आपका होराइजन 5 ईयर्स है प्रियंका, इनका जी, होराइजन 5 कितना है? साल का ही नजरिया था इनका। हाँ, तो डायनामिक एसेट एलोकेशन और हाइब्रिड इक्विटी फंड्स का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कुछ फंड्स हैं जो ये आराम से रिसर्च कर सकते हैं, एक डायनामिक एसेट एलोकेशन, एक हाइब्रिड ले लें, 4 स्टार या 5 स्टार रेटेड, और इनमें रेगुलर SIPs करें। 5 साल में ये एक अच्छा 8 to 9.5% का एनुअलाइज रिटर्न से ये कुछ कॉर्पस बना सकते हैं। लेकिन उस कॉर्पस से घर मिलेगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, और क्योंकि इनको होम लोन तो लेना पड़ेगा अनलेस ये किसी क्योंकि स्मॉल डाउन टाउन में। पेमेंट की बात कर रही हैं, तो आई थिंक ये समझ रही हैं कि एक हिस्सा वो डाउन पेमेंट करेंगी और फिर होम लोन लेना पड़ेगा। पर हाँ, शायद ये 10 लाख, ये इस पर भी डिपेंड करेगा नंदिता कि आप कितना इन्वेस्ट करती हैं 5 साल में, उसमें आपको कितना ही रिटर्न मिल जाएगा कि आप 10 लाख जुटा पाएंगी। इस पे थोड़ा सा जो है हमारे एक्सपर्ट को भी डाउट हो रहा है, लेकिन हाँ, प्लीज़ गो अहेड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगला सवाल जो हमें व्हाट्सएप से आया है, सत्य प्रकाश जी ने व्हाट्सएप भेजा है, और ये उस गोल की बात कर रहे हैं जो कई पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि 10 साल के बाद बेटी की शादी करनी है, 20 लाख रुपए के आसपास का ये कॉर्पस जमा करना चाहते हैं। अभी मुझे खेत के मुआवजे के रूप में 8 लाख रुपए मिले हैं, इन पैसों को मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए ताकि एक इनका जो लॉन्ग टर्म गोल है अराउंड 10 से 11 साल के बाद इन्हें ज़रूरत होगी बेटे की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए। इंडियन इकोनॉमी बेस्ड जो भी ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड, वो उनको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्वेरी में या उससे पहले वाले क्वेरी का आंसर दिया कि हम लोग GDP वाइज नंबर 5 हैं, अगले 3 से 4 साल में हम नंबर 4 और नंबर 3 पे आने वाले हैं। आई एम वेरी पॉजिटिव, हमारा ग्रोथ इंजन अच्छा है, तो हम एक अच्छा 10 से 12% का एनुअलाइज रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर आप 8 लाख को या 10 लाख, आपका जो भी एक्यूमुलेटेड मनी है, उसको आप रखें, तो वो आराम से, अगर 12% की ग्रोथ है तो 6 साल में डबल हो जाएगा, और अगर आपको और 6 साल मिल रहे हैं तो वो उसका भी डबल हो जाएगा। तो मैं एक सिंपल बेसिक थंब रूल फाइनेंशियल मैथमेटिक्स करूं तो आपका 8 लाख 6 साल में 16 लाख हो जाएगा, और अगले 6 साल में वो 32 लाख हो जाएगा। अब वो इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है, क्योंकि अगर आज शादी की कॉस्ट 20 लाख है तो वो 12 साल के बाद हो सकता है कहीं ज्यादा हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए शायद आपको मंथली इन्वेस्टमेंट्स और करने पड़ेंगे, नहीं तो ये पैसा तो आपका 4 गुना, सुनने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है प्रियंका, 4 गुना हो सकता है 12 साल में, अगर 12% एनुअलाइज रिटर्न इनका मार्केट बेस्ड बन सके तो। ओके, चलिए, तो इस बात का ख्याल रखिए। लेकिन हाँ, अगेन ये हमारे शो में दूसरा सवाल है जहाँ अमित कह रहे हैं इन्फ्लेशन को मत भूलिएगा। जो कॉस्ट आप सोच कर चल रहे हैं कि आज से 10 से 12 साल वही कॉस्ट होगा, तो प्लीज़ जब भी आप निवेश कर रहे हो और जो भी अनुमानित रिटर्न आपको बताया जा रहा हो उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट ज़रूर कीजिएगा। अनुज मेरे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ रहे हैं देहरादून से। बताइए अनुज, वेलकम टू मनी 9, हाउ कैन वी हेल्प यू? थैंक यू प्रियंका। सवाल मेरा ये है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ और करीब 80,000 रुपये मिल जाते हैं महीने की, लेकिन कुछ बचता नहीं है। 3 क्रेडिट कार्ड हैं और इनका बिल चुकाने में ही पूरी सैलरी खर्च हो जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग में अपनी किस तरह से करूँ, बड़ा परेशान हूँ उसको लेकर। 25 साल के हैं, 3 क्रेडिट कार्ड के मालिक हैं। ओके, आई थिंक आपको बिल्कुल अमित को मदद करनी ही चाहिए। अमित, आई थिंक दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प आउट अनुज। ये सिर्फ 25 साल के हैं, 3 क्रेडिट कार्ड हैं, 80,000 इनकी सैलरी है महीने की। यस, 80,000। क्या आप इनको कहना चाहेंगे, क्या इनको करना चाहिए? इन्होंने बताया ये देहरादून बेस्ड हैं, तो जो देहरादून बेस्ड हैं मुझे लगता है वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा नहीं होती। तो उस हिसाब से अगर ये 80,000 खर्च कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनको बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉजिकल
डिसीजन मेकिंग का इशू नहीं है या बिहेवियरल चेंज का इशू है। ये कुछ ऐसे इम्पल्सिव खर्चे हैं जिनको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनके पास क्रेडिट कार्ड डेट है जिसको चुकाने में इनका पैसा जा रहा है, तो मुझे समझ में आता है कि ये जल्दी से जल्दी डेट फ्री होना चाहते हैं। लेकिन अगर ये हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा स्पेंड कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो इनकी इम्पल्सिव शॉपिंग है या कोई इम्पल्सिव परचेजिंग है जिसको इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो प्रियंका यूडेनॉमिक गोल में आता है, हेडोनिक में नहीं, क्योंकि आपको खुद को बदलना है। तो अनुज को ये एनालाइज करना है कि इनका जो खर्चा है क्या किसी कर्जे की वजह से है, क्या कोई क्रेडिट कार्ड डेट है जिनको ये धीरे धीरे चुका रहे हैं जिसकी वजह से कुछ नहीं बच रहा है, या ये हर महीने कुछ क्रेडिट कार्ड पे बाय करते हैं और उसको पे करते हैं तो कुछ नहीं बच पाता है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, 1/3 अपनी कॉस्ट में लगाएं, दूसरा 1/3 डिस्क्रिशनरी स्पेंड में लगाएं और तीसरा 1/3 इन्वेस्ट करें। अगर ये सिंपल सा प्रिंसिपल अनुज अपनी लाइफ में ले आए तो ये बहुत जल्दी फाइनेंशियली एम्पावर्ड और एक इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो हमको ये जानना है कि इनका 80,000 में से कितना पैसा क्रेडिट कार्ड बिल में जाता है और वो क्यों जाता है। कोई पुराना डेट उतार रहे हैं या इनका रेगुलर खर्चा है हर महीने का, तो इनको अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना है, शॉपिंग को कंट्रोल। तो कमाई तो अच्छी है पर खर्चों को कंट्रोल करना जो है वो सबसे पहले आपको पड़ेगा अनुज, और वो कोई अमित और कोई प्रियंका या कोई मनी9 नहीं कर सकता है आपके लिए, आपको खुद ये कदम उठाना पड़ेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अमित आज के इस कॉन्वर्सेशन के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया आपका। प्लेजर, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। और इसी के साथ आज के शो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल प्लानिंग पर अपने सवाल पूछना चाहते हैं या फिर बीमा की बात हमसे करना चाहते हैं, टैक्स से जुड़ी कोई उलझन है, तो अपने सवाल मनी9 तक ज़रूर पहुंचाइए। आप अपने सवाल कैसे भेज सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311211874 पर, या फिर आप हमें ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के ज़रिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब आप अपना सवाल भेजें तो अपने सारे डिटेल्स तो भेजें ही, साथ ही में अपने सवाल को भी आप जितने डिटेल तरीके से लिखेंगे उतने डिटेल तरीके से हमारे एक्सपर्ट उसे समझ पाएंगे। तो अगर आप पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, अपने समस्या का समाधान चाहते हैं, तो जुड़िए मनी9 के साथ। और मनी9 के जरिए अगर आप पर्सनल फाइनेंस में बिल्कुल अप टू डेट रहना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए money9.com। ये है हमारी वेबसाइट जहां आप 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस का कंटेंट पढ़ सकते हैं। तो money9.com पर लॉग इन करना नहीं भूलिएगा। मैं आपसे लेती हूँ यहीं पर इजाजत, फिर मुलाकात होती है, नमस्कार। हेलो मनी9।